यह 1999 का गीत सिर्फ गीत नहीं है। यहाँ बैठा प्रत्येक विद्यार्थी यह गीत सुना होगा। यहाँ बैठी मेरी माताएं शिक्षा स्वरूप, इन्होंने भी यह गीत सुना होगा। 1999 का यह गीत जब चलता है तो मानो हमारे सामने वह चलचित्र चल रहा हो। इतनी खुशी आती है कि हम कह नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते। यह गीत सिर्फ गीत नहीं है, प्रत्येक भारतीय का प्रेम है। और जो बॉर्डर पे रह रहे सैनिक हैं उनके लिए यह प्रेरणा है। सोचिए क्या बीतता होगा जब चिट्ठी जाती होगी किसी एक सैनिक के पास, उसके परिवार से। अगर हम सिर्फ इसको सोचें तो कितना करुणा की बात है यह। जब बॉर्डर पे जो सैनिक है उसके पास उसकी माँ का चिट्ठी जाता है, उसकी बहन की चिट्ठी जाती है, और वह हम लोगों के जैसे प्रतिदिन अपने घर नहीं जा सकता है या हफ्ते महीने में अपने घर नहीं जा सकता है। वो कहीं कहीं कभी कभी साल में 1-2 बार ही अपने घर जाता है। क्या बीतता होगा उसके परिवार पे, यह जागृत चित्र प्रस्तुत करता है। इसी पे अब मैं आगे कहूंगा कि दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन कर वीरों ने कोदों की नींद उड़ाई थी। भड़क उठी थी आग, देश में नई क्रांति आई थी। 9 अगस्त 1925 के दिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सेनापति पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 और क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकुंदीलाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल शर्मा और बनवारी लाल चातुर्दिक ने काकोरी पर रेल से सरकारी खजाने की लूट को अंजाम दिया। और लूट की सबसे खास बात ये रही कि क्रांतिकारियों ने किसी भी यात्री, ड्राइवर या गार्ड पर गोली नहीं चलाई। दृढ़ता हो लौह पुरुष सी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद की जैसी हस्ती हो। उधम का उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले। हे ईश्वर जल्द दोबारा दो भारत मां की छाव मिले। काकोरी ट्रेन एक्शन मामले में चीफ कोर्ट ऑफ अवध में मुकदमे के लंबे नाटक के बाद 19 दिसंबर 1927 को पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में तो ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज के मलाका और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। वहीं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर को ही गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। वहीं दूसरी ओर रूस जाने के लिए 1 दिन पहले सटीक मुखबिरी की वजह से चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड बाग में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की आखिरी रणनीतिक बैठक के दौरान घेर लिए गए। वह उसी शाम निकल जाते, लेकिन एक भरोसेमंद साथी को पार्टी की कमान सौंपने के समय धोखा हो गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, जिसके नतीजे उन्होंने फांसी की सजा हुई। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई। सभी घटनाओं को पुनः जीवंत करने हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आलोक, विनय, रोनक, विशाल, अमेरिका, ओंकार, मंजेश्वर, सौरभ, भानु, विष्णु, विकास, अरुण, निमिष, आकाश, आशीर्वाद, हर्ष, नितिन और अभिनी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से सरकारी खजाने को लूटकर एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना की एक छोटी सी झलक आप सबके समक्ष प्रस्तुत है।
सरकारी है तो सरकारी खिलाना क्यों ना लूटा जाए। विचार तो अच्छा है पर योजना ठोस होना चाहिए। क्या हम सभी सहमत हैं? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सुनाई जाती है। माँ भारती की ये वीर रणबांकुरे स्वतंत्रता आंदोलन के इस पुण्य यज्ञ में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इस घटना की एक छोटी सी झलक आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। ये सीने पे जो घाव है, ये फूलों के
एवं चंद्रशेखर आजाद के मध्य संवाद। हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते हैं। पूरी आजादी शांति से नहीं आएगी, पूरी आजादी इंकलाब से आएगी और इंकलाब कुर्बानियां मांगता है। बंद कमरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है भगत सिंह। जब तुम्हें घंटे 32 सिल्लियों पर रखा जाएगा, जब तुम्हारे शरीर के एक हिस्से पे सैकड़ों कोड़े बरसाए जाएंगे, तुम्हारी सारी की बातें धनी की धनी रह जाएंगी भगत सिंह। हम में से कोई नहीं जानता हम कल का सुबह देखेंगे क्या नहीं। हमें कैसी लड़ाई लड़ रहे भगत सिंह जिसकी जीत में सिर्फ मौत है। वो मौत इस गुलामी की जिंदगी से कहीं बेहतर होगी। आजादी, मैंने बचपन में अपनी माँ से एक सवाल पूछा था कि माँ, हम करोड़ों भारतीय चंद किरंजियों को अपने देश से क्यों नहीं भगा सकते? तब मेरी माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास इस बात का जवाब है। पंजाब का युवा पंजाब में, बंगाल का युवा बंगाल में, महाराष्ट्र का युवा महाराष्ट्र में, और यहाँ आप आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम एक होकर लड़े तो इस अंग्रेज हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और रही बात मेरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वो बंदा नहीं जो खुद ही राम बोस जैसा बन सकता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। पवित्र अग्नि की शपथ लेता हूँ। भारतीय इतिहास में दर्ज चर्चित काकोरी कांड के बाद मां भारती के वीर सपूत पंडित चंद्रशेखर आजाद द्वारा अल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों सुखदेव राय एवं वीरभद्र से मंत्रणा कर रहे थे। तभी वीरभद्र द्वारा मुखबिरी करने के कारण 27 फरवरी 1931 की शाम भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। धन्य है वो मां जिसने एक ऐसे महान वीर सपूत को जन्म दिया। धन्य हो गई मां भारती ऐसे महान वीर सपूत को पाकर। अल्फ्रेड पार्क की कुछ झलकियां आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। भगत सिंह के जेल जाने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन में स्थिरता सी आ गई है। पंडित जी, हम अपने वाहन को लेने स्टेशन जा रहे हैं। चौकन्ने रहना, जाओ, माहौल थोड़ा गर्म है। पंडित जी, पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है, लेकिन जब तक मामला शांत ना हो जाए आप रसिया चले जाइए। नहीं सुखदेव, जिस मातृभूमि पे मैंने जन्म लिया है उस मातृभूमि पे अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। इस मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाओ सुखदेव। पंडित जी, मैं कायर नहीं, मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। मां भारती को
गुलामी के वीडियो से आजाद करा, तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता है, जाओ यहाँ से। हे माँ, मुझे क्षमा करना, मैं तेरी बस इतनी सी सेवा कर सका। वीर भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंकने के उपरांत वहां से भागने से भी मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। माँ भारती के इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की इस पुण्य यज्ञ में आहुति दे दी। आइए देखते हैं इस घटना की एक छोटी सी झलक जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। भगत सिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये तो खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी होने जा रही है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है? इस उम्र में लोग न्यू ड्रीम डिजाइन करते हैं, उसे पूरा करने के लिए ट्राई करते हैं। सपना तो मैंने जी बचपन में देख लिया था, इसे देख रहे हैं आप 10 साल। तुम इस मिट्टी को ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ ताकि ये मुझे मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से लोगों को आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है मेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, you are a good human being. अगर तुम मेरी गवर्नमेंट को प्रॉमिस करते हो एक अपॉलजी लेटर लिखने, तो मैं खुद तुम्हारी फांसी को रुकवा सकता हूं। मैं 3 साल का था जब मेरे चाचा शोर सिंह शहीद हुए, जब मेरे गुरु गद्दार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो मैं सिर्फ 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हो आपकी सरकार को माफीनामा देगा। ठीक है, कल सुबह 7:30 पे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे जरूर बता देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। कोई अंतिम इच्छा? हम गले मिलना चाहते हैं। Soldiers, open their hands.
कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब। आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की टोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो हर नौजवान होगा, रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना उसका बयां होगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं उद्बोधन के लिए छात्र संघ अध्यक्ष साक्षी पांडे BA तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और उद्बोधित करें। अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर, उप प्रचारक महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगलपुर सर, मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुषमा पांडे मैम, प्रोफेसर शिक्षा संस्थान दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, छात्र संघ प्रभारी हरिकेश यादव सर, अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग एवं अपने सभी आदरणीय गुरुजनों का वंदन करती हूँ एवं साथ ही अपने सभी सहपाठियों और मंच का संचालन कर रहे तारकेश्वर पांडे का स्वागत करती हूँ। 15 अगस्त यानी कि आज के ही दिन सन 1947 में अपना प्यारा देश भारत आजाद हुआ था। यह आजादी हमें 200 साल यातनाओं की गुलामी, युद्ध और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को ही मिली। ब्रिटिश कॉलोनियल शासन की कड़ी मेहनत से हासिल की गई यह आजादी लोकतांत्रिक का जश्न है। इस आजादी को पाने के लिए भारत के बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ना जाने कितने अनगिनत जवानों ने अपनी जान दे दी। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें से हम सभी लोगों को नहीं जानते, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम आज भी लोगों के नाम स्वतंत्रता के नाम पर स्वयं ही आ जाते हैं, जैसे मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुखदेव सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी और हमारे बापू यानी गांधी जी तथा वे सभी सेना के जवान जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए अपने प्राणों को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। इन्हीं कारणों से 15 अगस्त का यह शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। यह महत्वपूर्ण दिन इन सभी महापुरुषों के त्याग बलिदान को याद करने तथा इन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, नमन करने का और तहे दिल से श्रद्धांजलि देने का दिन है। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शासन अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। आपने क्षण भर में पूरे
स्वतंत्रता दिवस को अपने एक उद्बोधन से समाहित कर पूरा बता दिया। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में छात्र संघ के रूप में उद्बोधन के लिए आज की हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुषमा पांडे मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हम सभी विद्यार्थियों को अपनी ज्ञान रोटी गंगा से सिंचित करें। सर्वप्रथम इस मंच पर विराजमान गुरु गोरक्षनाथ जी, माँ सरस्वती, नाथ संप्रदाय के अनेक गुरु, इस संत समाज, सबको अपनी ओर से मैं सादर उनका अभिवादन और नमन करती हूं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता का 77वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जिसमें आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मैं प्रतिभाग कर सकी। अभी इसके पहले विद्यार्थी जिस ऐतिहासिक घटना का मंचन कर रहे थे, आप सोचिए उस बात का जिसने ये जब इन शहीदों ने इसको प्रत्यक्ष रूप से दिया, हमारे समाज के सामने रखा। ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, ये खून से सनी हुई है। अनेक कुर्बानी हमको देनी पड़ी है, अनेक माओं की गोदी सुनी हुई है, अनेक बहनों ने अपने भाई खोए हैं, अनेक पत्नियों ने अपने सुहाग खोए हैं, अनेक माताओं ने अपने बच्चे खोए, और तब हमें ये आजादी मिली। इसलिए जब हम इस आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिन्होंने इसमें अपनी सर्वस्व कुर्बानी दी, उन्होंने ये सोचा होगा कि लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका परिणाम आज नहीं कल आएगा। मेरे हर एक लहू का कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं ये वादा है मेरा तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। अनेक लोग आज हम सोचते हैं कि आजादी बिना खड़क बिना ढाल मिल गई, नहीं मिली, इतनी आसानी से नहीं मिली। जब हमारे देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति जा करके उसने आजाद हिंद फौज बना ली, जब हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के आजाद जी, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये सारे नौजवान जो बिल्कुल साधारण घर से थे, जिनकी माओं को, उनके घर को उनकी बहुत जरूरत थी, और जब उन्होंने सारा स्वार्थ त्याग दिया और देश को स्वतंत्र कराने का सपना देखना प्रारंभ किया, तब आजादी मिली। तब अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा कि इतनी लंबी गुलामी, हमने गुलामी कब नहीं झेली। हमारा ये दुर्भाग्य था कि मैं जिसका नाम महाराणा प्रताप, जिसके नाम पर ये यशस्वी कॉलेज है, वो व्यक्ति तब से लड़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। एक राजा होते हुए जंगल में जाकर घास की रोटी खाकर उन्होंने मुगलों की दास्तां नहीं स्वीकार की। वहीं पर हमारे देश के अनेक राजा ऐसे थे जो मुगलों की दास्तां स्वीकार किया और उन्होंने मुगलों का शासन आने दिया। वही स्थिति अंग्रेजों के समय में किया, उनको व्यापारी बनाकर लाए। धीरे धीरे वो हमारी कमजोरी समझ गए। उन्होंने व्यापारी से उन्होंने सोचा कि हमें व्यापारी क्या, हमको तो ये पूरा देश चाहिए, हमको तो बाजार चाहिए, हमको कच्चा माल, हमको इन्हीं को खिलाना है, तो हम इनसे कुछ मांगे, सब कुछ तो हमारा है। और हमारी टुकड़े टुकड़े में जो विभेद बटे रहने की जो हमारी आदत थी, उसने हमें लंबी
और गहरी दास्तानी। आज जब हम स्वतंत्रता का 77वां वर्ष मना रहे हैं, 75 वर्ष का हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो आज समझने की जरूरत है। ये सत्य है। मेरा बेटा जो है वो वहाँ कनाडा में रहता है। वो कहता है कि मुझे कल वो रात में बता रहा था कि मम्मी आपको मालूम है किसी और देश के बच्चे, किसी और देश के लोग इतना नहीं याद अपने देश को करते, पर भारत के लोग तो ऐसे ही झंडा लेके घूमते रहते हैं। बोले वो यहाँ पर भी मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। आप सोचिए कि जो इतना दूर चला गया, नाराज आज हो गया, उसके देश से, उसके मन से भी देश का प्यार नहीं हटता, जबकि अब सब कुछ सुख उसको कनाडा, अमेरिका और सब जगह मिल रहा है। ये हमारी मजबूती है और ये वो प्यार है देश के लिए, वो स्वदेश के लिए प्यार है। और ये सच है कि हमें ये याद रखना है कि वतन की लाज रखनी है, तिरंगे को बचाना है, वतन पर मिटने वालों का ये जज्बा बुलाना है। और स्वतंत्रता दिवस की आपको पुनः बहुत सारी बधाई। वतन के लिए जो कुर्बान हो वही सच्ची जवानी है, वतन से बेवफा हो जो उसका खून नहीं पानी है। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि मैडम एक बहुत बड़े युवा संगठन का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे युवाओं से, ऐसे युवा से जुड़ी हुई हूँ। जब ये कह दिया हर घर तिरंगा हो, घर घर तिरंगा हो, तो मैंने देखा एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला, एक जगह भी मैं रास्ते में आ रही थी, मैंने देखा कि कूड़ा बटोर करके वो बिन कर वो शायद ऐसे गट्ठर बांधा हुआ था और उसके बीच में उसने तिरंगा झंडा लगाया था। उसका दिमाग नहीं काम करता पर उसे देश याद है। मैं ऐसे देश की रहने वाली, मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे युवाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ जिसके वंशज जो है वो महाराणा प्रताप है, जिसके वंशज जो है वो सरदार भगत सिंह है, जिसके वंशज सुभाष चंद्र बोस हैं, जिसके वंशज जो है वो ऐसे अनेकानेक वीर हैं जिन्होंने अपने देश को के लिए कुर्बान होने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। हम पूरा विश्व जब कोरोना से हाहाकार कर रहा था, अभी आप में से मुझे लोग कह रहे थे हमारे बच्चे, हमारे युवा कार्यकर्ता डरे नहीं, डिगे नहीं, घर घर पहुंचने लगे देश को बचाने का, लोगों को बचाने का, समाज को बचाने का, परिवार को बचाने का, वतन को बचाने का जो जज्बा था ये हमारे देश में दिखाई दिया कि लोगों भले वो आज उनको खाने की कमी हो पर उस समय खाने की कमी नहीं रही, लेकर निकले, लाश तक ढोई, कब्रिस्तान तक पहुंचाया, उनको सारा कुछ किया, लेकिन जज्बा में डिगा। क्यों? क्योंकि देश का प्यार हृदय में था। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे सामने 3 चुनौती थी। एक चुनौती ये थी कि हमें देश स्वतंत्र करना है, दूसरी चुनौती ये थी कि हमें अपने देश को प्रजातंत्र बनाना है, और तीसरी चुनौती ये है कि प्रजातंत्र को प्रजातंत्र बनाए रखते हुए स्वतंत्र रखना है। और आज भी ये तीसरी चुनौती बनी हुई है। आज दिन अगर आप अपने टीवी में देखिए किस तरीके से छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हम किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से अनेक घटनाएं आती हैं। और सच यही है कि एक गांव में रहने वाला किसान जिसको ये पता है कि देश कितना भी स्वतंत्र हो जाए, मैं तो अपना खेती करने वाला, मुझे अपना हल ही जोत रहा है, लेकिन जब उसको पता चलता कि पाकिस्तान में कुछ हुआ और पाकिस्तान को हमारे देश ने जो है मजा चखाया, तो पता चलता वो खुश होता है। और बड़े बड़े पदों में बैठे हुए स्वार्थ में लिप्तता इतनी ज्यादा है कि अपना स्वार्थ इतना अधिक दिखाई देने लगता है कि देश बेचने से भी गुरेज नहीं करते। आज जिस तरीके से बच्चे जब मंचन कर रहे थे, एक बार भी मन नहीं हुआ ताली बजाने का। वो सारी घटनाएं सामने आ गई, वो दर्द सामने आया जब वो फांसी पे चढ़ रहे होंगे, उनकी माँ पर, उनके घर पर, उनके परिवार में क्या गुजर रही होगी। लेकिन जो देश को देने का, देश को खुश रखने का जज्बा जो वो नहीं देख पाए, वो देश को स्वतंत्र नहीं देख पाए, वो तिरंगा नहीं देख पाए, वो भारत माता की जय बोलते रहे, वो देश को स्वतंत्र नहीं देख पाए, उन्होंने वो सब हमारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया। आज जब हम उन्हें इस मंच से याद करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी कि आज भी देश भले स्वतंत्र हुए, आज 75 वर्ष हो गया, 150 वर्ष होगा, 200 वर्ष होगा और अनेक वर्ष होंगे, पर ये हमेशा अमर रहेंगे, हम हमेशा इनको याद करते रहेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा भी था
कि मेरे देश का कोई भी नौजवान कमजोर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमेशा मजबूत का साथ करो और अपने आप को मजबूत शूरवीर बनाओ, क्योंकि मजबूत ही आगे चल के नेतृत्व करता है। उन्होंने ये बात कही थी कि अपने जीवन में एक सपना देखो, और जो सपना जिसने देश को स्वतंत्र कराने का सपना देख लिया, तो आज भी वो सपना हमें देखना है। अपने देश को स्वतंत्र रखने का सपना देखना है और उसके लिए चट्टान की तरह खड़े भी हमको रहना है, और चाहे जो हो जाए, जितना भी डिगना हो जब पड़ जाए, लेकिन फिर हमको उठना है और वही देश को, वही उसकी गरिमा को, वही समृद्धि को बनाए रखने के लिए हमको लगातार संघर्ष करना है। आज जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं, उनको देश का लाभ नहीं मिल रहा, हमको उनका लाभ जरूर मिल सकता है क्योंकि वो बहुत कमा रहे हैं वहां पर। लेकिन उसके बाद भी जब भारत यहाँ समृद्ध होता है तो वहां पर उनको गर्व का अनुभव होता है। मेरा देश, मेरे देश को, आज मेरे प्रधानमंत्री को कितने सारे लोग पूछ रहे हैं, आज मेरे देश को कितने सारे लोग पूछ रहे हैं। ये गर्व का जो अनुभव होता है, कि राष्ट्रीयता है ना, ये एक ऐसा जुनून है कि जब भाव वो दिल में जग जाता है ना, तो राष्ट्रीयता वो है जहां पर अपने सारे स्वार्थ गौर हो जाते हैं और राष्ट्र प्रथम हो जाता है। वो भाव की जरूरत है। ये 77 जो वर्ष हमने देखे हैं ना, हमने तो वो दिन देखे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था, हमको वो भी दूसरों से मंगाना पड़ता था। और जब हमारे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, लोगों ने अपने छतों के ऊपर गेहूं उगा दिया, उसी साल हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया। आज जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान आ गया है। अब हम इन सारी चीजों से ऊपर है। अब हम अंतरिक्ष को नाप रहे हैं, हम चंद्रमा को नाप रहे हैं, नए ग्रहों को नाप रहे हैं, और विश्व हमको नापते हुए देख रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हमारी कुछ चुनौतियां भी हैं कि इंसान होकर हमारे सामने जो चुनौती है कि हमने तो नाप लिया चांद का भी फासला, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि हम नाप नहीं पा रहे हैं दिल से दिल का फासला। आज भी हम बटे हुए हैं, जाति में, धर्म में, संप्रदायों में, क्षेत्र में, भाषा में, और उसके लिए लड़ते भी रहते हैं। मेरे को यही नहीं समझ में आता कि अगर देश स्वतंत्र नहीं रहेगा तो ये क्या लेकर हम करेंगे, क्या करेंगे इसको लेकर, क्या चाटेंगे क्या हम इसको लेकर। बने रहेंगे हिंदू, बने रहेंगे सब कुछ, लेकिन हमारा जब देश है तो हम हैं, और अगर देश नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। ये हमें समझने की जरूरत है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि आजादी का ये पावन दिन हमको जान से प्यारा है। इस दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और इस मिट्टी की मोहब्बत में जो दीवाने हो गए, उन शहीदों की शहादत के अफसाने हो गए। हम लोग नहीं रहेंगे, कल हम साधारण लोग हैं। हम कितना भी, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जीवन वो नहीं है कि हम कितना जिए, जीवन वो है कि हम जिए तो कैसे जिए। हम 100 साल 150 साल कुछ भी जी सकते हैं, लेकिन वो तो 31 ही साल जिए। भगत सिंह 21 साल 23 साल 22 साल 24 साल में सब शहीद हो गए। जिए तो वो जिए ना, हम क्या जिए। जीवन वो है जो वाकई समाज, राष्ट्र और देश के काम है। जीवन वो नहीं है जो हमारे अपने लिए काम है। और सच्चाई ये कि मुझे बहुत खुशी होती है हमेशा इस संस्थान में आके, क्योंकि ये सिखाता है कि शिक्षा जीवन के लिए हो और जीवन वतन के लिए हो। जो चीज हर संस्थान में जिस बीज को हर संस्थान में डालने का प्रयास कर रहा है हमारा परिषद, जिस लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं कि हमारा विद्यार्थी ज्ञानवान हो, शीलवान हो, क्योंकि ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। और आप लोग जानते हैं कि शिक्षा आज विकास का सबसे बड़ा आधार है। और शील का मतलब होता है, शील का मतलब होता है चरित्र, कि अगर हमारा धन गया तो कुछ नहीं गया, और अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मजबूत बनो, कमजोर का कोई साथ नहीं देता, लेकिन चरित्र गया तो सब गया, इसलिए शीलवान बनो। और तीसरा है एकता, एक होकर रहो। हमारे विखंडन का, हमारे बटे रहने का बहुत स्वार्थपरता के साथ लोगों ने हमें लूटा है।
लंबी दास्तां हमने झेली है और आज भी वो मानसिकता हमारी समाप्त नहीं हो रही, जगह जगह परिलक्षित होती है। हमको अपने आप को उस दास्तां से मुक्त करना है जो हमने वर्षों झेली है। आज हमें इस स्वतंत्र देश के इस खुले आसमान में आजादी के साथ सांस लेना है, लेकिन अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा, क्योंकि जरूरत इस बात की है कि वतन की लाज रखनी है और अगर तिरंगे को बचाना है तो ये याद रखिए कि हमको ये जो आपस के जितने भी विभेद हैं उनको मिलकर मिटाना है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम इतने बड़े आयोजन का, जिसको हम इतने धूमधाम से इतने भव्य तरीके से अपना रहे हैं, ये निष्फल जाएगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है और जिसको हम इतना साधारण तरीके, मैं जब पूरे रास्ते आती रही तो मैं यही देखती रही कि लोगों ने तिरंगे अपने घर में लगाए हैं। ये जज्बा भारत, क्या अंग्रेजों ने कहा था ना कि हमने लंबे समय तक इसको दास्तां पर इसको दी, लेकिन ऐसी क्या बात है कि संस्कृति इसका जो स्वरूप है मिटता नहीं है। जानते हैं उनको लोगों ने क्या कहा? वो इसलिए नहीं मिटता क्योंकि इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनकी परंपराएं, इनके आचार विचार सब कुछ इनका घरों में बसता है, औरतों में बसता है और औरतें घर के अंदर रहती हैं। इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में जो महिलाएं बैठी, उनसे मेरा कहना है कि आधी आबादी कम नहीं होती है। हमको तो भगवान ने भी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जरूरत हुई तो उन्होंने महाकाली का रूप लिया, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके साथ में सरस्वती, लक्ष्मी और माँ गौरी तीनों समाई और उन्होंने इस संसार से राक्षसों का सर्वनाश किया। तो महिलाएं कहीं भी कमजोर नहीं और आधी आबादी भी जिस दिन सचेत होकर के उसी रूप में लग जाएगी जिस स्वतंत्रता को अभी हमने सुन भी रहे थे। आज एक रानी लक्ष्मीबाई हुई, दूसरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हम चाहते रानी लक्ष्मीबाई बगल वाले घर में पैदा हो जाए, सुभाष चंद्र बोस बगल वाले घर में पैदा हो, मेरे घर में ना पैदा हो, मेरा बच्चा निकल के किसी संगठन में काम ना करे, ऐसे किसी संगठन में काम ना करे जो देश की सेवा में लगा हो, पता चला वो रात भर दिन भर उसी काम कर रहा है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर सब बनाना चाहते हैं पर देश प्रेम नहीं सिखाते।